जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं हम हमारे BS के जी 178 के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो कि है भारतीय राजतंत्र का स्वरूप। इसमें हम आज देखेंगे कि जो हमारा राजधर्म है उसकी स्टडी करेंगे। उसको अलग अलग व्यू हैं अलग अलग राइटर के हिसाब से। सबसे पहले हम देखेंगे महाभारत के अनुसार राजधर्म का स्वरूप, दूसरा देखेंगे मनुस्मृति के हिसाब से, और अगला देखेंगे हम शुक्र नीति के अनुसार, और फिर लास्ट में देखेंगे अर्थशास्त्र के अनुसार राजधर्म का रूप। इसमें हम इन राजधर्म को पढ़ने के बाद देखेंगे मत्स्य न्याय के बारे में कि मत्स्य न्याय क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे। अगला देखते हैं राज्य शक्ति पर नियंत्रण के बारे में कि राज्य शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 हम शुरू करते हैं। ये हम देखेंगे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर की मदद से। पहला क्वेश्चन है भारतीय राजतंत्र का स्वरूप इकाई का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह चैप्टर हमारा किस किस बारे में है, इसका हम कंप्लीट परिचय देखते हैं। भारत में राजतंत्र एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में विकसित हुआ। तो भारत में क्या है, प्राचीन इतिहास से देखते हैं राजनीति वो क्या है, राजतंत्रिक रही है। धीरे धीरे वैदिक काल और उसके बाद क्या हुआ है, जैसे बौद्ध धर्म आता गया वैसे वैसे क्या है राजतंत्र गणतंत्र में कन्वर्ट होता रहा। परंतु प्राचीन भारत में भारत की राजनीति राजतंत्र की रही है कि राजा द्वारा शासन किया जाता है, उसके बेटे राज करते थे, फिर उसके बेटे ऐसे चलता रहता था। मतलब गणतांत्रिक नहीं था, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार नहीं थी। वैदिक युग से ही शासन की प्रारंभिक रूपरेखाएं दिखाई देती हैं, जहां कुल, ग्राम, जन और राष्ट्र जैसे संगठित समुदाय की सुरक्षा और संचालन के लिए कुलपति, ग्रामीणी, विसवपति और राजा जैसे पद निर्मित हुए हैं। सभा, समिति, विदत जैसे निर्णयकारी निकाय उस समय की सामूहिक राजनीतिक चेतना को दर्शाते हैं। जैसे क्या है कि वैदिक युग में शुरुआत से क्या है कि इसकी रूपरेखा दिखाई देने लग गई थी। राजनीतिक जो राज शासन था वो अपना स्वरूप ढलने लग गया था उसका। इसमें आगे चलकर देखते हैं जो रामायण और महाभारत है। इसमें महाभारत का जैसे शांति पर्व हो गया और रामायण हो गया, इसमें इस समय तक आते आते क्या हो गई थी, राजसत्ता स्पष्ट रूप से वंशानुगत स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी। कि मतलब क्या है कि उनके वंश के ही लोग राजा बनते थे। और जबकि बौद्ध काल में क्या हुआ, महाजनपदों ने विभिन्न प्रकार के राजतंत्र तथा विशेष रूप से लिच्छवी जैसे गणराज्यों में विकसित लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख किया है। कि जैसे वैदिक काल से हम कहाँ तक पहुँचे, रामायण महाभारत काल तक, वहाँ पर क्या देखा हमने, राजसत्ता देखी। परंपरा वंशागत थी कि राजा हो गया, उसका बेटा था जो सबसे बड़ा होता था उसको राजा बना देते थे, फिर राजा का बेटे के बेटा हो गया उसको राजा बना देते थे। परंतु जब तक बौद्ध काल तक पहुँचे तो उसमें क्या है कि मिक्स रूप से मिश्रित व्यवस्था आने लग गई थी। क्या था कि राजसत्ता भी थी और गणतंत्र भी था। और आगे देखते हैं हम प्राचीन धर्मशास्त्रों जैसे मनुस्मृति, महाभारत, शुक्र नीति, अर्थशास्त्र में राजा के गुण, कर्तव्यों, अधिकारों, न्याय व्यवस्था, प्रजापालन, दंड नीति और प्रशासनिक ढांचे का विस्तृत और व्यवस्थित वर्णन मिलता है। कि आगे जैसे देखते हैं कि मनुस्मृति में हो गया, महाभारत में हो गया, शुक्र नीति, अर्थशास्त्र में जो जितने रचना है इनमें क्या देखते हैं कि जो राजा के गुण हैं उनके बारे में बताया गया है कि राजा के कैसे क्या गुण थे, कर्तव्य क्या थे, उनके अधिकार क्या थे, न्याय व्यवस्था क्या थी, प्रजा उसका पालन कैसे करती थी, दंड नीति, सेना कैसी थी, जो प्रशासनिक ढांचा था उसके बारे में इसका विवरण दिया गया है। इस इकाई में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अराजकता की स्थिति से बचाने हेतु राजा की आवश्यकता क्यों मानी गई। जैसे कोई विपरीत परिस्थिति आ गई उसमें राजा की जरूरत क्यों पड़ी। राजा और प्रजा के बीच में धर्माधारित संबंध कैसे विकसित हुए, तो मतलब राजा और प्रजा के बीच में धर्म से संबंधित कैसे संबंध थे। राजशक्ति के संचालन, नियंत्रण, उत्तरदायित्व की मर्यादाएं क्या थी, तो ये इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था के आधारभूत राजधर्म को स्पष्ट कीजिए। जो कि प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था थी उसको क्या है, राजधर्म को स्पष्ट हमें क्या है डिस्क्राइब करना है। महाभारत में वर्णित राजधर्म का वर्णन करना है। राजधर्म क्या है, महाभारत, मनुस्मृति, शुक्र नीति सार, अर्थशास्त्र में वर्णित राजधर्म के लक्षणों एवं विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो मतलब क्या है कि मूल रूप से हमें क्या बताना है, राजधर्म का अर्थ बताना है। राजधर्म का मूल अर्थ, राजा का वह आचरण, कर्तव्य, समुच्चय जिसके आधार पर राज्य का संचालन न्याय, धर्म, लोक कल्याण और सुरक्षा के सिद्धांतों पर किया जाता है। तो राज जैसे हो गया राज्य,
कोई राजा उसका राज कर रहा है, उसका संचालन कर रहा है, और धर्म के हिसाब से। तो इसका अर्थ हो गया राजा का वह आचरण जो मतलब धारित कर रहा है, उसका कर्तव्य, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं के आधार पर राज्य का जो संचालन कर रहा है उसने क्या न्याय बनाए हैं, कैसी न्याय प्रक्रिया है, कैसा वो धर्म का पालन करता है, और लोक कल्याणकारी है या नहीं है, और अपने राज्य की सुरक्षा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इसके सिद्धांत पर आधारित किया जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राजधर्म को धारण अर्थात प्रजा, समाज और राज्य व्यवस्था को सुरक्षित रखने वाली शक्ति के रूप में माना गया है। नीचे 4 प्रमुख महाग्रंथ महाभारत, मनुस्मृति, शुक्र नीति और अर्थशास्त्र में वर्णित राजधर्म का सार प्रस्तुत है। पहला हम देखते हैं महाभारत में राजधर्म का कैसा रूप रहा है। महाभारत के अनुशासन और शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को विस्तृत राजधर्म का उपदेश मिलता है। इसके अनुसार क्या क्या है, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट हैं। राजा को इंद्रिय जीते हुए लोभ क्रोध से दूर रहकर राज्य चलाना चाहिए, कि मतलब राजा क्या है उसकी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, उसको क्या है लोभ और क्रोध से दूर रहना चाहिए, उसको लोभ नहीं होना चाहिए और उसको क्रोध पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। राज्य की 7 प्रकृति मतलब राज्य के 7 अंग हो गए, उनमें क्या है अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र जैसे स्वामी को सुदृढ़ रखना आवश्यक है। अगर कोई राजा सफल कब होगा, जब उसके अमात्य, उसके मंत्री, जब उसका जनपद, उसके लोग, दुर्ग उसका किला, कोष उसका धन, सेना उसकी और उसके मित्र, और उसका जो राजा खुद अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा, तो उसका राज्य अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। प्रजा का हित ही राजा का सर्वोच्च धर्म है। अगर कोई राजा अपनी प्रजा का ध्यान रख रहा है और उसकी प्रजा को सुदृढ़ बनाए हुए है, तो वह राजा सर्वोच्च राजा होगा और अपनी राज्य को सुदृढ़ बनाएगा। राजा का निजी हित गौण माना गया है। न्याय में पक्षपात न हो तथा शास्त्र, देशकाल और परिस्थिति को ध्यान में रखकर दंड दिया जाए। ऐसा नहीं है कि दंड देने में किसी का फेवर कर ले और पक्षपात कर दे। इसलिए न्याय में क्या पक्षपात न होकर, शास्त्रों का ज्ञान होकर, देश काल के हित में परिस्थिति को देखकर दंड दिया जाए। गुप्तचर होते हैं के माध्यम से राज्य की स्थिति को निरंतर जानकारी रखना अनिवार्य है। जो भी राजा होगा वो अकेला अपने राज्य की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता, उसको मंत्रियों की भी आवश्यकता होती है और गुप्तचरों की, ताकि उसको अपने राज्य की सारी जानकारी मिल सके। ऐसा भी नहीं है कि गुप्तचरों ने जो जानकारी दी थी उस पर विश्वास कर लिया जाए, उसे क्रॉस चेक करके फिर ही उस पर विश्वास करें। राजा को वीर होना चाहिए, सत्यपरायण होना चाहिए, उदार होना चाहिए और विनयी होना चाहिए। अराजकता को रोकने के लिए सक्षम युवराज की नियुक्ति आवश्यक मानी गई है। योग्य सलाहकारों से मंत्रणा, शत्रु मित्र की पहचान में विवेक अपेक्षा की गई है। तो राजा को क्या होना चाहिए, शत्रु और मित्र की पहचान होनी चाहिए। धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों का संतुलित पालन राजधर्म का हिस्सा है। राजा को क्या होना चाहिए, धर्म का पालन, अर्थ का और काम तीनों का मतलब पालन कर रहा होना चाहिए। प्रजा की रक्षा करते हुए प्राण त्याग देना भी राजधर्म की चरम सिद्धि माना गया है। ऐसा नहीं है कि प्रजा की रक्षा ना करते हुए उसे अपनी जान को छुपाते हुए मतलब कहीं जरूरत पड़ गई, राज्य खतरे में है, उसकी रक्षा खतरे में है तो राजा भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको क्या है कि जब जरूरत पड़े प्रजा की रक्षा के लिए तो वह अपने प्राण न्यौछावर कर दे, ऐसा राजा होना चाहिए। मनुस्मृति में राजधर्म का क्या मतलब है और क्या इसके बारे में बताया गया, देखते हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का सार प्रस्तुत है। मुख्य बिंदु उसके क्या हैं, आरंभिक अराजकता को समाप्त करने हेतु राजा की स्थापना ईश्वर द्वारा की गई मानी गई है। जैसे कि आरंभिक काल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था राजा का, पर धीरे धीरे जैसे व्यवस्था बिगड़ी, रक्षा को खतरा हुआ, लोगों में क्या है अराजकता फैली, तो उसके कारण क्या है भगवान द्वारा एक राजा की कॉन्सेप्ट दिया गया, एक व्यवस्था दी गई। तो यह एक माना गया है जिसका दैवी रूप बोला गया है मनुस्मृति में। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई है। राजा को ब्राह्मणों से संस्कार लेकर शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जो राजा है, राजा को क्या है, पहले क्या थे, ब्राह्मण शिक्षित थे, वो और किसी को पढ़ने नहीं देते थे। तो इसलिए क्या है मैक्सिमम आपको इतिहास में देखने को मिलेगा कि ब्राह्मणों से संस्कार, ब्राह्मणों से ज्ञान लेना, इस प्रकार के इत्यादि आपको लेखन मिलेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, राजा को ब्राह्मणों से संस्कार लेकर शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान लेना चाहिए। मतलब राजा को शास्त्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है। 7 अथवा 8 दक्ष मंत्रियों की नियुक्ति कर राज्य निर्माण किए जाए। तो मतलब 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति कर राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें इतने मंत्री होने चाहिए जो आजकल हम देख सकते हैं अपनी वर्तमान राजनीति में, गृह मंत्री,
वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री इत्यादि मिलकर ही देश का मतलब निर्माण करना चाहिए। मंत्री आज के दिन बहुत हैं, पर जो मेन मंत्री है वो कितने होते हैं? 7, 8, 10 ही होते हैं। राजा पिता की भांति प्रजा का संरक्षण करे और न्यायपूर्वक कर संग्रह करें। वो अपने पिता की भांति जैसे उसके गुण मिले हैं उसको अपनी प्रजा का संरक्षण करना चाहिए और न्यायपूर्वक कर संग्रह करे। ऐसे नहीं है कि जनता को लूट खाए और टैक्स है वो अधिक से अधिक लगाता रहे। इससे क्या है, जो देश की जनता होगी वो और गरीब होती जाएगी। अगर देश की जनता ही सही नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, तो किसी राज्य का विकास संभव ही नहीं है। इसलिए कर जो होगा वो जो भी लगाए वो क्या होना चाहिए? न्यायपूर्वक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा और ना ही ज़्यादा कम, जिससे राज्य का भला हो सके। दंड को ही राज्य की शक्ति माना गया है। यह दुष्टों का दमन और सज्जनों की रक्षा करता है। तो इसमें क्या है, अगर दंड नहीं होगा, दंड का प्रावधान नहीं होगा तो व्यवस्था क्या है? बिगड़ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। लोग क्या चोरी चकारी करने लग जाएंगे, लड़ाई करने लग जाएंगे, कोई किसी को धन के लिए मारने लग जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है, दंड का प्रावधान है और वह क्या है? दुश्मनों के दमन के लिए जरूरी है। युद्ध में क्या होना चाहिए? वीरता होनी चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए तथा ब्राह्मणों का सम्मान राजा के 3 प्रमुख कर्तव्य माने गए हैं। तो राजा क्या मनुस्मृति के हिसाब से क्या है? राजा के 3 गुण होने चाहिए। उसमें वीरता होनी चाहिए, राजा का प्रजा का पालन करना चाहिए और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। जो मनुस्मृति है वो किस द्वारा रची गई है? ब्राह्मणों द्वारा। तो इसमें हर किसी में लेख मिलेगा, वो बताएंगे कि ब्राह्मणों से शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो हर जगह ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह रचना ब्राह्मणों द्वारा की गई है। तो अब इसको इसमें मनुस्मृति में दिया गया है। आजकल जो एक मुद्दा उठ रहा है हिंदू राष्ट्र, तो उसमें भी दिया गया है कि मनुस्मृति, संविधान को हटाकर मनुस्मृति को लागू किया जाए। हम मनुस्मृति को मानेंगे हिंदू राष्ट्र के हिसाब से। तो अगर कंप्लीट मनुस्मृति पढ़ें और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा तो आप इसके बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट, अर्जन, संरक्षण और वृद्धि राज्य के 3 प्रमुख आर्थिक लक्ष्य हैं। राजा को सतर्क होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, संयमी होना चाहिए और निर्भीक होना चाहिए। तो राजा को क्या सतर्क होगा तो उसको सब बातों का पता होगा, परिश्रमी होगा तो मेहनत करेगा, अपने राष्ट्र को आगे लेके जाएगा। त्यागी, हर किसी का मतलब किसी टाइम त्याग करना हो तो वो त्याग कर कैसा होना चाहिए? संयम होना चाहिए उसमें, और निर्भीक, निडर होना चाहिए। जिस टाइम प्राण न्यौछावर करने की जरूरत पड़े तो वो अपने प्राण न्यौछावर कर दे। अगला है शुक्र नीति में राजधर्म। शुक्राचार्य का राजनीतिक दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक है। इसके क्या क्या मेन पॉइंट है वो देखते हैं हम। राजा स्वयं क्या होना चाहिए? धर्मनिष्ठ रहेगा तो प्रजा धर्मशील बनेगी। अगर बुद्धि और बल, शौर्य, नीति, इन 4 आधारों का पर राज्य का चलाना चाहिए। तो मतलब जो राजा होगा वो क्या है? शुक्र नीति के अनुसार क्या होना चाहिए? बुद्धि के हिसाब से, बल के हिसाब से, शौर्य और नीति, इन आधारों पर राजा को अपना राज्य चलाना चाहिए। मुख्य रूप से क्या है? 8 राज्य कर्तव्य बताए गए हैं। तो इन कर्तव्यों का पालन कर एक राज्य का सुसंचालन किया जा सकता है। तो इसमें क्या है? अपराधियों का दमन होना चाहिए। जो दंड दिया गया है, दंड संहिता है, उसके हिसाब से अपराधियों का दमन करना, दान देना, प्रजा का पालन करना हुआ। अगला क्या है? न्याययुक्त कोष वृद्धि। तो न्याययुक्त करके क्या है? टैक्स जो करे इकट्ठा करके, जो न्याययुक्त करके उसमें क्या है? अपने राष्ट्र या राज्य की कोष में वृद्धि की जानी चाहिए। यज्ञ और अनुष्ठान किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। शत्रुओं का दमन होना चाहिए। जो अपने विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, उसका क्या है? अपनी सीमाओं की रक्षा करे। अगर कोई सीमा पर अटैक करे तो उनका दमन किया जाना चाहिए। कर संग्रह किया जाना चाहिए, राज्य का विस्तार करना चाहिए। राजा को गुप्तचर, तंत्र, सभा, मंत्रियों की सहायता से राज्य की स्थिति पर सदा निगरानी रखनी चाहिए। तो राजा अकेले पूरे राज्य की निगरानी नहीं रख सकता, इसलिए वो क्या करता है? गुप्तचर रखता है, सभा होती है उसके पास, मंत्रियों की सहायता से अपने राज्य पर निगरानी रखता है। जितेंद्रियों और निष्पक्ष राजा ही आदर्श माना गया है। कोई भी राजा होता है वो निष्पक्ष होगा, वही उत्तम सर्वोच्च राजा माना जाएगा। अर्थशास्त्र में क्या है? राजधर्म के क्या क्या पॉइंट दिए गए वो देखते हैं। कौटिल्य क्या है? अर्थशास्त्र का रचयिता है। उसके दृष्टिकोण अत्यंत संगठित और प्रशासनिक है। तो इसके हिसाब से क्या है? राजा का धर्म है कि वह प्रजा को सर्वधर्म से विचलित न होने दे। प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। राजा का निजी हित प्रजा के हित से अलग नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो प्रजा का सुख है वही राजा का सुख होना चाहिए। राजा के दिन रात के 8-8 प्रहारों में किए जाने वाले कार्यों विस्तृत विभाजन वर्णित हैं। क्या है? उद्योगशीलता होनी चाहिए। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उसको
उद्योगशीलता होनी उसमें जरूरी है, अनुशासन का होना जरूरी है, यज्ञ का पालन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, सीमाओं की सुरक्षा के हेतु राजा के नियमित कर्तव्य माने गए हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था, सामाजिक मर्यादा और न्याय व्यवस्था। तो इसमें क्या है कि जो सामाजिक मर्यादा होनी चाहिए उसमें उसकी जो न्याय व्यवस्था है उसकी रक्षा को राज्य की आधारशिला माना गया है। उसकी न्याय व्यवस्था ही ठीक नहीं होगी तो उसकी प्रजा सुखी नहीं होगी, तो इसको क्या है उसकी एक आधारशिला माना गया है। कोष, सेना, दुर्ग, मित्र, जनपद और अमात्य, इन सभी का स्तर ऊंचा रखना राजधर्म का हिस्सा है। जो ये क्या है कि एक राज्य होता है उसके 7 अंग होते माने गए हैं इस कौटिल्य के हिसाब से, उसके अर्थशास्त्र के हिसाब से, जो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र है उसके रचित। तो उसमें क्या है, सबसे पहला क्या है अंग है राजा, कोष, सेना, दुर्ग, मित्र, जनपद और अमात्य, इन सभी को मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है। तो उसमें क्या है कि राजधर्म उसका पालन होना ही होना चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इस चैप्टर में हमने जो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राजधर्म का यही सारा कि राजा का प्रजा का रक्षक और पालक हो, वो क्या होना चाहिए, प्रजा का रक्षक होना चाहिए और उसका पालन उसकी सेवा करने वाला होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, न्याय, धर्म और लोकहित को केंद्र में रखकर शासन करे, अराजकता से समाज को बचाए, सत्य, संयम, नीति और दंड, इन 4 आधारों का पर शासन को चलाए। इस प्रकार भारतीय राजतंत्र केवल सत्ता का प्रयोग नहीं बल्कि धर्म आधारित उत्तरदायित्व, सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य न्याय की चर्चा कीजिए। तो मत्स्य न्याय क्या है, मत्स्य एक माना गया, एक मान लो तालाब मान लो या एक समुद्र का रूप मान लो। तो इसमें जो रूल चलता है ना, जो ज़्यादा बलशाली होगा वही ज़्यादा जीवित रहेगा, जो कमज़ोर होगा वो दूसरे द्वारा खा लिया जाएगा, उस पर राज किया जाएगा। तो यही एक मत्स्य पालन का रूल है। तो इसमें मत्स्य न्याय के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मत्स्य न्याय का साधारण आशय है कि बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को निगल जाना। इसका अभिप्राय है कि जहाँ व्यवस्था का अभाव हो, जहाँ शक्तिशाली प्राणी दुर्बलों पर अत्याचार करे, तालाब में जो मछली अधिक बलशाली होती है वह कमजोर मछलियों पर प्रभुत्व जमाती है। तो इसमें क्या है कि एक मान लो तालाब मान लो और या मान लो एक समुद्र मान लो, तो इसमें जो बड़ी मछली होगी वो क्या करती है, छोटी मछलियों को खा जाती है। इसी प्रकार क्या है कि एक राज्य मान लो, एक राज्य में क्या है 2 टाइप के लोग मिलेंगे आपको, एक अमीर जो स्ट्रोंग होंगे और एक गरीब मान लो जो कमज़ोर तबके के लोग होंगे। तो अमीर लोग क्या करेंगे, कमज़ोर पे अपना शासन लागू करेंगे, उनको दबा के रखेंगे, उनका शोषण करेंगे। तो इस प्रकार ये क्या है, मत्स्य न्याय का रूल है। अगर कोई राज्य है उसकी व्यवस्था में मत्स्य न्याय प्रणाली होगी तो उसमें व्यवस्था का अभाव मिलेगा। प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार प्रारंभिक सामाजिक जीवन में यही अराजक स्थिति विद्यमान थी। जो शुरुआत में थे राजा का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो ये राज्य के अंग नहीं थे, तो जो भी हो राजतंत्र, पितृसत्तात्मक प्रणाली या हमारा अलग मान लो गणतंत्र, इसका जब तक विद्यमान नहीं थे तो क्या थी, समाज में अराजकता विद्यमान थी। जन समूह के बीच निरंतर संघर्ष चलते रहते थे, उनके बीच लड़ाई होती रहती थी, के कारण मत्स्य न्याय का वातावरण बनाया गया था। और बाद के समय में लोगों को यह निश्चय किया कि ऐसी अराजक स्थितियों से रक्षा हेतु एक ऐसी शासक को स्वीकार किया जाए जो व्यवस्था बनाए रखे, इसके बदले प्रजा स्वयं उसे निश्चित कर प्रदान करे। तो इसके बाद में कॉन्सेप्ट लाया गया, जो लोग परेशान थे उन्होंने बोला कि ऐसे तो नहीं चलेगा, इसमें क्या करें कि एक ऐसा लीडर चुनो कि जो हमारी रक्षा कर सके, जो न्याय कर सके, और इसके बदले हम उसे राजा को अपने राज्य के लिए हम कर प्रदान करेंगे जिससे वह हमारी रक्षा कर सके और सुशासन व्यवस्था लागू कर सके। जो शतपथ ब्राह्मण रचना है उसमें उल्लेखित है कि जब वर्षा या जल की कमी होती है तब शक्तिशाली व्यक्ति कमजोरों पर अधिकार जमा लेते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संकट के समय अराजकता फैलकर मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसमें क्या बताया गया है कि जैसे जैसे पूरा भरपूर तालाब होता है उस टाइम छोटी मछलियाँ भी अच्छी से रहती हैं और बड़ी भी, पर जैसे जैसे क्राइसिस आते हैं, कमी आती है, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो क्या करता है जगह कम रह जाती है, तो उसमें जीने के लिए कुछ चाहिए, तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और क्या है कि स्थिति अराजकता फैल जाती है और बड़े लोग छोटे लोगों को दबा देते हैं। महाभारत की शांति पर्व में भी भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं कि यदि दंड का अस्तित्व न रहे तो प्रजा का नाश हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, एक प्रजा में दंड का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया था, उसमें यह बताया गया है
जैसे जल में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही बलवान प्राणी दुर्बल प्राणी को अपना आहार बना लेते हैं। यदि संसार में दंड न रहे तो प्रजाएं नष्ट हो जाती हैं। जल में मछलियाँ जैसे छोटों को खा जाती है, वैसे दुर्बल बलवानों को खा जाएंगे। अराजक व्यवस्था में पाप करने वाला प्राणी देर सवेर किसी अन्य पापकर्मी का शिकार बन जाता है। कुटिल्य कहते हैं कि जहाँ दंड का भय नहीं होता वहाँ मत्स्य न्याय स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है और बलशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को दबा लेते हैं। तो आपने कहावत तो सुनी होगी कि शेर को सवा शेर मिलता ही मिलता है। मान लो एक मजबूत प्राणी है, वो क्या है कि दुर्बल प्राणी को क्या करेगा, दबाव देगा और उसे मार देगा या उसका शोषण कर लेगा। परंतु जो एक स्ट्रोंग होगा उससे भी कोई स्ट्रोंग मिलेगा, वो स्ट्रोंग उसको दबा देगा। तो मतलब एक चलता रहता है, मतलब लास्ट में क्या है, बलशाली व्यक्ति का एक ग्रुप बन जाता है और वो निर्बल को दबा लेते हैं। मनुस्मृति में आचार्य मनु स्पष्ट करते हैं कि यदि राजा आलस्यवश्य दंड का प्रयोग उचित रूप से न करे तो सबल व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति को सूल से भेद कर खा जाएंगे और समाज पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाएगा। दंड का भय न होने पर काक पुरोडास को कुत्ता हवी को चट कर जाएगा, किसी प्रकार का अनुशासन शेष नहीं रहेगा। तो मेनली मनुस्मृति में भी यह कहा गया है कि अगर दंड व्यवस्था नहीं होगी तो राज्य में अनुशासन नहीं रहेगा। आचार्य मनु यह भी कहते हैं कि देवता दानव गंधर्व नाग आदि विदंड के प्रभाव से अपने कर्तव्य विभागों में परिवर्तित रहते हैं। यदि दंड का दुरुपयोग हो तो संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था दूषित हो जाती है और सामाजिक संतुलन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार क्या माना गया है कि अगर दंड का प्रावधान भी है परंतु वह दंड क्या है, उसका दुरुपयोग किया जाए, उसमें पक्षपात किया जाए तो भी क्या है, सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो लास्ट में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रारंभिक काल में समाज मत्स्य न्याय जैसी अराजकता में डूबा था। आगे चलकर शांति और सुरक्षा स्थापित करने हेतु प्रजा ने राजा को अधिकार दिए और बदले में राजा का कर्तव्य सुनिश्चित करना ठहराया गया था। यही व्यवस्था आगे चलकर संगठित राज्य व्यवस्था के रूप में विकसित हुई, जिसने मत्स्य न्याय की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। राजशक्ति पर नियंत्रणकारी पद्धति का उल्लेख करें। संस्कृत साहित्य में वर्णित राजशक्ति पर नियंत्रण पद्धति का, राजशक्ति पर नियंत्रण कैसा किया जाए इसके बारे में हम देखेंगे। प्राचीन समाज में जब अराजकता फैली तब राज्य व्यवस्था का विकास इस उद्देश्य से हुआ कि प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो प्राचीन समय में क्या हुआ था, जब न्याय व्यवस्था नहीं थी, आगे चल के अराजकता फैली, तो उसके बाद क्या है, राज्य में व्यवस्था स्थापित करने के लिए राजा को मतलब प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसलिए क्या हुआ, राजशक्ति या राज्य का निर्माण हुआ। और उसमें क्या है कि राजा का कॉन्सेप्ट आया, मतलब राजा का निर्माण हुआ। प्रजा उपहार कर शुल्क देकर अपने रक्षक के रूप में राजा का समर्थन करती थी और राजा का धर्म था कि वह न्यायपूर्ण कल्याणकारी शासन चलाए। वैदिक ग्रंथों में भी राजा की अनियमितताओं पर रोक लगाने हेतु सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जिसके माध्यम से प्रजा राजा के आचरण पर नियंत्रण रखती थी। बाद में क्या हुआ कि लोग पहले परेशान थे, अराजकता फैली, फिर राजा का कॉन्सेप्ट आया। परंतु जरूरी नहीं है कि राजा वो सही चुन ले हर बार। जो राजा चुना क्या पता वह गुणकारी ना हो, उसमें कोई गुण ना हो, उसके हिसाब से क्या करे, वह सही न्याय ना करे, दंड प्रणाली का सही रूल फॉलो ना करे और एक्स्ट्रा कर वसूली करने लग जाए, तो क्या होगा, उसको हटाने के लिए उस पर राजशक्ति पर नियंत्रण भी होना चाहिए। तो उसके बारे में उसका क्या उल्लेख दिया गया है, सभा और समिति संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। मनु कहते हैं कि दंड धारा करने वाला राजा सत्यप्रिय, विवेकशील, धर्म अर्थ काम का ज्ञाता, परख कर निर्णय लेने वाला होना चाहिए। मतलब राजा ऐसे नहीं होना चाहिए किसी को उठा के राजा बना दिया, तो उसमें कुछ ना कुछ गुण तो होने चाहिए। वो क्या है, सत्यप्रिय, सच्चाई का साथी होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, धर्म अर्थ और काम का ज्ञाता होना चाहिए, परख कर निर्णय लेने वाला चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हाँ आँख मीच कर निर्णय ले दिया, कोई अच्छा दिखा उसको अच्छा दिखा दिया, जो रियल में सही है उसको सही दिखाओ, ऐसा राजा चाहिए। यदि राजा धृतराष्ट्र की तरह काम वासना का दास बन जाए तो दंड ही उसका नाश कर देता है। धर्मानुसार आचरण करने वाला राजा ही तीनों पुरुषार्थों में वृद्धि कर सकता है। पर राजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे दिन नशे में पड़ा है, काम वासना में लिप्त है, तो वह क्या करेगा, राज्य का नाश कर देगा। तो उसको हटाने के लिए सभा समिति बनाई गई है, तो उसको कैसे हटाया जाए यह भी बताया गया है। मनु कहते हैं कि मनुस्मृति में दंड अत्यंत तेजस्वी शक्ति है। जो राजा दंड शास्त्र को समझे बिना अधम
पूर्वक प्रयोग करता है वह अपने परिवार सहित नष्ट हो जाता है। मतलब कोई भी राजा होगा वो क्या करेगा, अधर्म पूर्वक न्याय प्रणाली का प्रयोग कर कर किसी को भी दंड देगा तो वो क्या होगा, अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। यदि राजा अनुचित दंड देता है तो दुर्ग, राष्ट्र, प्रजा, देवता और ऋषि सब पीड़ित हो जाते हैं। राजा अविवेकी और लालची हो तो वह न्याय नहीं कर पाता और अत्यंत क्या होता है, उसका पतन हो जाता है। तो कोई भी होगा वो सही से न्याय नहीं करेगा तो उसकी हर अंग परेशान होंगे और वो क्या होगा, लास्ट में उसका पतन हो जाएगा। अतः राजा को सूची आचरण वाला, सत्य संकल्पी, उचित आहारों से युक्त होना चाहिए। मनु यह भी कहते हैं कि राजा प्रजा से कर वसूलने में अत्याचार करे तो वह शीघ्र ही राज्य और जीवन दोनों खो देता है। मतलब राजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी प्रजा से एक्स्ट्रा कर वसूल रहा है, कम करेगा तो प्रजा को खतरा, ज़्यादा करेगा तो भी प्रजा को खतरा और राज्य को और अपने आप को, पद को खो देगा। शुक्राचार्य क्या कहते हैं कि राजा तब तक ही सिंहासन पर बना रहता है जब तक वह धर्मशील बना रहता है। धर्म से च्युत होते ही, अलग होते ही राजा और प्रजा दोनों का नाश होता है। यदि राजा अत्यधिक दंड दे दे तो सद्गुणी प्रजा ऐसे राजा को त्याग देती है। कौटिल्य ने राजा की योग्यताओं, गुण दोष, दंड विधान और प्रजाहित संबंधी निर्देश देकर शासक को स्वेच्छाचारिता से दूर रहने का स्पष्ट विधान किया है। उनके अनुसार विद्वान और प्रजा हित में रत राजा ही दीर्घ काल तक शासन कर सकता है। तो मतलब राजा का क्या है, विद्वान होना और इन गुणों का होना बहुत जरूरी है। कौटिल्य क्या बताते हैं कि राजा को गुरुजनों और अमात्य द्वारा सदैव नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो राजा होता है उसको क्या अनियंत्रित नहीं छोड़ना चाहिए, उसको क्या है, उसके जो गुरु हैं और मंत्री, अमात्य जिसे बोलते हैं, द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। वे राजा को अनर्थ से रोकते हैं, प्रमाद होने पर चेताते हैं कि गलत होने पर उसको बताते हैं कि गलत हो रहा है। राजा को योग्य सचिवों और विभागाध्यक्षों के सहयोग से प्रशासन चलाना चाहिए जिससे शक्ति का संतुलन बना रहे। तो कोई भी आज की प्रेजेंट सरकार में भी देख सकते हैं, ये नहीं है कि अकेला प्रधानमंत्री उसे चला रहा है, तो उसके नीचे क्या है, मंत्री होंगे, जो होम मिनिस्टर होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, जो रक्षा मंत्री होगा, वो क्या सारे मिलेंगे। पर ये भी नहीं है कि रक्षा मंत्री अकेले काम कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उसके नीचे जो अधिकारी होते हैं ना, विभागाध्यक्ष होते हैं, वो उसको सलाह देते हैं। मंत्री उस पर सलाह को मानकर अच्छी लगे तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। फिर वो अपने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे, अगर प्रधानमंत्री को ठीक लगे तो वो फिर उसे लागू करता है। ऐसे क्या है, एक प्रशासन का सुचालन होता है। प्रजा भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजा पर नियंत्रण रखती है। इसमें लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलता है इस क्वेश्चन का, वैदिक काल से आधुनिक समय तक राजशक्ति को अनुचित दिशा से जाने से रोकने हेतु अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, सभा, समिति, अमात्य, गुरु, शास्त्र, प्रजा और दंड सदैव किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है ताकि राजा पर कंट्रोल किया जा सके। इस प्रकार यह चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और ये यूनिट 2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो इसमें क्या है, हमने क्या कर लिया, यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अगले यूनिट के लिए हम अगले दिन देखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।